जय नारायण बच्चों। आज मैं प्रतिभा शुक्ला आपके समक्ष दूसरे दिन उत्साह कविता की दूसरी कविता के भावार्थ को लेकर के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होने जा रही हूँ। दूसरी कविता है हमारी। इसमें हमारे कवि इस कविता में यह कह रहे हैं कि वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार, जो संसार हमारा वह व्यथित पीड़ा से व्यथित है, उसे शीतल जल की वर्षा करने के लिए कवि गरज गरज कर उत्साह प्रकट करने के लिए बादल को कह रहे हैं। उसकी कविता की पंक्ति हमारी इस प्रकार है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल इसका शब्दार्थ है, विकल का शब्दार्थ है बेचैन, उन्मन अनमने से, अलसाए से, उन्मन थे उन्मन अलसाए से, विश्व के निदाघ के, निदाघ अर्थात तपती गर्मी, निदाघ का अर्थ हुआ तपती गर्मी, सकल सारे, जन लोग मनुष्य, इसका भावार्थ हुआ विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। तो कवि इस भावार्थ के माध्यम से यह कह रहा है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, विकल विकल व्याकुलता थी, बेचैनी थी, उन्मन थे उन्मन अलसाए थे, उन्मन थे अलसाए हुए थे, अनमने से थे, हर मनुष्य परेशान था। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के संसार के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तब न जाने आई अज्ञात दिशा से, न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि न मालूम किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए और तप्त धरा, तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई धरती को, झुलसे हुए लोगों को फिर शीतलता प्रदान कर दिए, उन्हें ठंडक पहुँचाओ। हे बादल खूब गरजो, खूब बरसो, शीतल कर दो बादल गरजो। बादल को यहाँ पे कवि संबोधित कर रहे हैं। तो इस कविता का भावार्थ पूरा हुआ। कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों को आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे बादल, आवाहन मतलब पुकारते हैं कवि बादल को कि हे बादल तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों में शीतलता प्रदान कर दो, उनके अंदर ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। अब इस कविता का सांकेतिक अर्थ क्या है? सांकेतिक अर्थ यह है, संकेत कर रहे हैं कवि उन लोगों के लिए संकेत कर रहे हैं जो संसार में चारों ओर हिंसित हैं, कष्ट हैं, दुखी हैं, लोग परेशान हैं, अनमने से हैं, अलसाए से हुए हैं, क्या करे क्या न करे, इस तरह से वो जो है संशय में हैं। तब न जाने कौन छाया बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यह प्रार्थना करते हैं कि हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो और दुखी पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। कोई भी जनता दुखी न रहे, परेशान न रहे, कष्टित न रहे, उनके अंदर सुख प्रदान करो, उनके अंदर शीतलता ला दो। अब आता है हमारे इस कविता से लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में पहला प्रश्न है, कौन विकल थे और उन्मन थे और क्यों? यहाँ पर कौन विकल थे, उन्मन थे और क्यों? इसका
उत्तर यह हुआ, विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमन थे। वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? निदाघ अर्थात भीषण गर्मी, यह सांसारिक कष्टों का प्रतीक हो सकता है। अभी हमने आपको सांकेतिक अर्थ बताया, जो संसार में कष्टित हैं। तो निदाघ शब्द का अर्थ हुआ कि भीषण गर्मी अर्थात सांसारिक कष्टों का यह प्रतीक हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है? तो कवि बादल से यह प्रार्थना करता है कि वे गर्मी से तपती हुई धरती पर खूब बरसें और उसे शीतल कर दे। तप्त धरा, अगला प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती, और इसका सांकेतिक अर्थ है दुख से पीड़ित धरती। दुख से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है, जल का क्या सांकेतार्थ हो सकता है? जल अर्थात शांति सुख। जल हमें क्या लाता है? शीतलता लाता है। तो इसका सांकेतिक अर्थ है शांति और सुख। इस तरह से आपके ये लघु प्रश्न हुए, 5 प्रश्न हुए। ये 5 प्रश्नों के मैंने उत्तर आपको बताए, और इन प्रश्नों के उत्तर को हम आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, इसके आंसर को। अब हमारी अगली कक्षा में हम इसको आपको उसमें डाल देंगे, और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हमारा इसी से जुड़े हुए हमारे कुछ और प्रश्न हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक के आते हैं। पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न है दीर्घ प्रश्न है, जिनको कहते हैं। दीर्घ प्रश्नों में हमारा दोनों कविता के माध्यम से है दीर्घ प्रश्न। तो पहला है हमारा प्रश्न, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? अर्थात बादल से रिमझिम बारिश हो ऐसा न कह करके गरजने के लिए क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है गरजो? तो इसका हमारा उत्तर हुआ, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। यहाँ पे कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, न कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। ये हमारा पहले प्रश्न का दीर्घ प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अर्थात कविता के शीर्षक को उत्साह ही क्यों रखा? तो इसका उत्तर इस प्रकार हुआ, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादल जब गरजते हैं तो उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे डर भी जाते हैं। तो उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, भयंकर उनकी चाल होती है चलने की, बहुत शोर होता है, आवाज़ आती है। उसी के ताप को हरता है, उसी से वह क्या करता है? धरती के ताप को हरता है। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति बादल से चाहता है। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ, जो दीर्घ उत्तर है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। पहला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप
में। तीसरा, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। ये हमारे 3 हुए, इसके प्रश्न के उत्तर के 3 जो है चैप्टर हुए। प्रश्न 3 के 3 संकेत कर किया मैंने। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा, उत्साह और संघर्ष से भाव भरने वाली कवि के रूप में। तीसरा, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। ये हमारे 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न है, उसे हमें आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, उत्साह कविता के ऐसे शब्द हैं जहाँ नौत संदौर मौजूद है, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अब आते हैं हमारे रचना अभिव्यक्ति में है। रचना अभिव्यक्ति में हमारे एक ही प्रश्न है, जिसमें हमारे बादल के उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं और कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसी ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता से उतारिए। अर्थात आपको ऐसी ही एक कविता, लघु कविता, आपकी 8 लाइन की कविता हो, जिससे आपको अपनी अभिव्यक्ति में उतारना है। आपको इन्हीं हमारे निराला जी की कविता के माध्यम से ही आपको लेना है शब्दों को। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करती हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसी ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को अपने उमड़ते घुमड़ते भावों को कविता में उतारिए। ये हमारा जो है 2 कविता के प्रश्नों के उत्तर आज समाप्त होते हैं बच्चों। हमारी उत्साह कविता में 2 कविता हैं, जिसे हमने पहली कविता आपको अपनी पिछली कक्षा में पढ़ाया था। आज हमारी कक्षा में हमने दूसरी कविता का भावार्थ बताया, और इसको आप लोग पुनः समझ लीजिएगा और समझ करके अपना फिर से लिखिएगा और अभ्यास करिएगा। और अब हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। जय नारायण।